ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, ऐसा कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है जिसका निदान न हो। तो आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा पहले योग में मास्टर डिग्री से सम्मानित एवं 15 से 17 साल तक हिमालय पर्वतमालाओं में तप करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से प्रेरित बाल्यकाल से अध्यात्म, आयुर्वेद, योग, ध्यान, प्राणायाम को आत्मसात करने वाले स्वामी कर्मवीर जी, पूज्य स्वामी कर्मवीर जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी हमारे चैनल द पिलर के लिए। धन्यवाद। पहले हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ की जो स्थापना की है आपने, तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त की और आगे इसका क्या संकल्प है आपका? हाँ, देखिए, हमने महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ ट्रस्ट की स्थापना की और हमारा उद्देश्य यही था कि हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और साधुओं का जीवन तो मैं समझता हूँ समाज के लिए ही होता है। तो जो हमारा एक विचार था, एक हमारा सोच थी, स्वप्न था कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करें, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, या जहाँ भी कोई बुराई है उसको दूर करें। तो मैं समझता हूँ आज हमें 100% सफलता मिली है इस कार्य में और हम अभी लगे हैं, आगे और हमें सफलता मिलेगी। सफलता 100% है, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपका एक संकल्प है हर घर वैद्य हो, किंतु जनमानस तक कैसे पहुंचाएंगे इसको आप? हाँ, देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि विशेषकर जो बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, वो आयुर्वेद को अच्छी तरह से जानती थी और हमारी जो बुजुर्ग माताएं आज भी अगर कहीं हैं तो अच्छी तरह से इसको फॉलो करते हैं और समाज को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत फैला हुआ इसका विस्तृत क्षेत्र था आयुर्वेद का। और मैं आज भी देखता हूँ कि जितनी जड़ी बूटी हमारे गाँव के अंदर खेतों में मिलती हैं वो शायद कहीं नहीं मिलती। तो वो हमारा एक स्वप्न है कि हम पुनः भारत के अंदर उस आयुर्वेद को स्थापित करें और घर घर में उसकी हम स्थापना करें। तो ये हमारा एक इंस्टाग्राम भी चलता है और फेसबुक पर भी है, उस पर भी हम डालते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे तो जो हमारा किचन है वही अपने आप में एक औषधालय, मैं कहा करता हूँ कि ऋषियों ने हमारा जो किचन है वो एक औषधालय के रूप में स्थापित किया है। उसमें जो चीज़ें अंदर रखी हुई हैं हम उनको जानते नहीं हैं कि ये क्या आयुर्वेद के घटक हो सकते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद उन्हीं से पोषित होता है, वहीं से प्रारंभ करता है। तो हमारा एक संकल्प है कि हम देश के हर व्यक्ति को, हर भाई और बहनों को, हर परिवार में आयुर्वेद से परिचित कराएं और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने परिवार की चिकित्सा तो कर ही सकते हैं। किचन को ही चिकित्सालय बना दिया, ऐसा आपका संकल्प है, बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेद रिसर्च एवं फंड की कमी से जूझ रहा है, तो ऐसे में स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सा का भविष्य क्या मानते हैं आप? हाँ, देखिए, वैसे तो सरकार इस पर काफ़ी आज जोर दे रही है, लेकिन फिर भी एलोपैथी की अपेक्षा आयुर्वेद के ऊपर जो फंड है वो बहुत छोटा है, जबकि आयुर्वेद का जो विस्तार है बहुत विशाल है। हमारा पूरा हिमालय और हर प्रदेश जहाँ जहाँ भी जैसी क्लाइमेट है उसके हिसाब से जड़ी बूटियाँ वहाँ पर होती है, तो हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उनका संवर्धन नहीं हो रहा है। अच्छी प्रकार से हम उनको कैसे समाज के अंदर फैलाएँ, उनको अच्छी तरह से एक खेती के रूप में लेकर के आएँ। आज हम देख रहे हैं किसान परेशान है, लेकिन बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसान पैदा कर सकता है और आयुर्वेद के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। तो हमारी सरकार, मैं चाहूँगा सरकार से कि आप थोड़ा फंड बढ़ाएं और इसको हम चाहते हैं कि किसानों के पास तक पहुँचे। किसान उसकी खेती करेंगे तो निश्चित किसान को लाभ होगा। सरकार हमारी कहते हैं कि हम किसान की दोगुनी आय करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए साधन केवल आयुर्वेद ही एक है जो डबल कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, जो दे रही है और थोड़ा बढ़ा कर दें। जो नई सरकार हमारी है तो इसने थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर दिया और इसको समझा, और मैं समझता हूँ आज ये काफ़ी क्षेत्र में फैला है और लोग इससे काफ़ी परिचित होते जा रहे हैं। जो सरकार ने इसमें काम किया है, इस पर अगला प्रश्न रहेगा। उससे पहले जानना चाहूँगा मैं, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट दर्द है, छोटी छोटी मतलब जो परेशानी होती हैं, जो नज़ला है, जुकाम है, उसके लिए 1-2 रुपये की एलोपैथिक टेबलेट आती है, दवाई आती है, गोली आती है और मार्केट से लेके आदमी ठीक हो जाता है। मेडिसिन केमिकल स्टोर से ले लेता है वो। तो आयुर्वेद में ऐसी क्यों नहीं है कि इंस्टेंट 1-2 रुपये की कोई गोली, इस तरह की मतलब रिसर्च क्यों नहीं है, या कोई चूरन चटनी कुछ भी इस तरह की आए, आदमी ले और तुरंत ठीक हो जाए छोटी छोटी बीमारियों के लिए? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया और मैं समझता हूँ जो हमारे देशवासी भाई और बहनों सबके लिए भी उपयोगी है। हम जैसे आपने कहा कि कोल्ड की प्रॉब्लम है, नज़ला, जुकाम, कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा, इन सब में बोले हम छोटी छोटी दवाइयाँ, मैं कहता हूँ एक गोली खाने की आवश्यकता नहीं हमको। हमारे किचन के अंदर काली मिर्च रखी हुई है, तो वहाँ पर हम काली मिर्च है, सौंठ है, इसको पाउडर करके हम अगर उसका शहद के साथ में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो उन गोलियों से ज़्यादा जल्दी प्रभावी है और अच्छा रिजल्ट उसका आता है।
दूसरा जायफल होता है, जी। सब जानते हैं सुगंधित पदार्थ है जी। तो छोटे छोटे टुकड़े उसके बनाएं और मुंह में डाल के इसको चूसते रहें जायफल को। तो ये नज़ला जुकाम कफ कोल्ड सबको ठीक करता है। दूसरा एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा सभी श्रोता भाई और बहनों को कि इसमें काली मिर्च, सौंठ और पीपल, ये आयुर्वेद में त्रिकुटे के नाम से जाना जाता है। त्रिकुटा पीपल में मतलब पीपल की छाल क्या? नहीं, ये गरम मसाला में एक घटक होता है जी। तो काली मिर्च, सौंठ और पीपल इनको इक्वल ले करके पाउडर बनाएं और पाउडर बना करके रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 ग्राम और बड़ा व्यक्ति है तो उसको 2-2.5 ग्राम की मात्रा शहद में मिला करके उसका काढ़ा बना करके पिएं। तो जितने भी कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सबको ठीक करता है, चाहे नज़ला है, जुकाम है, कफ है, कोल्ड है, और मैं तो कहता हूँ कोरोना को भी ठीक करता है। इन दिनों में ज़्यादा चल रहा है वैसे भी। हाँ, अभी हम देख रहे हैं फिर दोबारा से कोरोना अपने पैर पसार रहा है कोरोना। तो मैं चाहूँगा सभी भाई और बहनों से कि आप इसके लिए त्रिकुटे का प्रयोग करें जी, और हमारा खान पान बहुत अच्छा हो। देखिए अभी जो हमारा ये कोरोना आया इसमें गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन लगाई वो कोई दवाई नहीं थी, वो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए था, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता था। तो रेजिस्टेंस पावर अगर हमको बढ़ानी है तो उसके लिए हमें फलाहार करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। सरकार ने कहा भी और WHO ने भी कहा था कि जितने भी शाकाहारी देश हैं वहाँ पर इसका प्रभाव कम से कम हुआ है। तो हम शाकाहारी होंगे और फलों का प्रयोग करेंगे खान पान के लिए तो मैं समझता हूँ ये सारी बीमारियाँ हमारी दूर हो सकती हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और हम हेल्दी और स्वस्थ होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। तो छोटे सर दर्द की बीमारी बच्चों छोटी छोटी बातों पर हो जाती है, तनाव हो जाता है, उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा है कोई? हाँ, देखिए आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में तनाव, टेंशन की मात्रा बढ़ती जा रही है जी। छोटे छोटे बच्चे, उसका एक कारण ये भी है कि उनके पास में इतनी पुस्तकें होती हैं। हम जब स्कूल में कई बार जाते बच्चों को देखते हैं तो पीठ पे लदा होता है सामान, अपने से ज़्यादा वजन होता है बैग में, बच्चों से ज़्यादा वेट उसमें होता है, तो उससे वो प्रेशर में आ जाता है और प्रेशर में आने के बाद में नंबर ज़्यादा आने चाहिए, इसका प्रेशर रहता है। हाँ, नंबरों का भी रहता है, माता पिता का भी प्रेशर होता है कि आपको टॉप करना, आपको क्लास में नंबर लेकर के आना है, 98%, 91%, वो इसमें पीड़ित रहता है। तो ऐसी अवस्था में मैं चाहूँगा कि हम जैसे एक पेठा कद्दू होता है पीले वाला जिसको कांसी फल भी कहते हैं, अगर उसका प्रयोग हम करते हैं पके हुए कद्दू का तो वो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा माना गया। उसमें चाहे किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या टेंशन तनाव है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मानसिक रूप से, तो सभी में काम कर सकता है। हमारा एक विषय हम चाहते हैं कि जो आप चीज़ खा रहे हो उसी से आपको इलाज होना चाहिए, आपको बाहर ना भागना पड़े, कहीं महंगा वो खरीदना ना पड़े, मेडिकल स्टोर पर ना जाना पड़े, आप किचन से, सब्जियों से, फलों से, इनसे अपना इलाज करो। तो मैं चाहूँगा जो कांसी फल है, जो पका हुआ पीला कद्दू होता है, हम शादी ब्याहों में पूड़ी के साथ खाते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, उसको करें। प्लस दूसरा योगासन प्राणायाम करें, ध्यान के मेडिटेशन की क्रिया करें, तो उससे बच्चों की मेमोरी भी शार्प होती है और ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फिर प्रभावित नहीं करती। मेमोरी की बात आई तो मैंने कहीं पढ़ा था स्वामी जी कि जैसे हम कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं, और रिसर्च में ये पता चला है, विदेशों में रिसर्च हो रही है, उल्टा कान पकड़ के उठक बैठक लगाएंगे तो मेमोरी बढ़ती है। या कान खींचते हैं, क्या दिल्ली दिखाता हूँ, या पहले अध्यापक कान खींचते थे, तो वास्तव में से मेमोरी बढ़ती है, ये रिसर्च में पता चला है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, देखिए हमारे यहाँ पर पहले एक चिकित्सा होती थी एक्यूपंक्चर जी और एक्यूप्रेशर जी। आज भी जब हम देखते हैं ना तो बहनें कान बिंदवाती हैं जी, नाक बिंदवाती हैं, वो तो खैर अपनी सुंदरता के लिए करते हैं, लेकिन उसके साथ में एक पक्ष था कि उससे हेल्थ हमारी अच्छी रहती थी, कुछ बीमारियां नहीं आती थी। तो ठीक उनमें से एक है कान को पकड़ना, कान को दबाना। इस मेरे कान के अंदर, आप सभी के कान के अंदर लगभग 10 से 15 पॉइंट हैं जो हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, उनको प्रेशर देते हैं, तो उससे हमें लाभ मिलता है। तो वो सारे लाभ हमें मिल जाते हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ प्राचीन काल में जो अध्यापक कान को पकड़ता था तो उसमें भी एक साइंस थी, रिसर्च ने प्रूव कर दिया। हाँ, तो कि उससे लाभ मिलता था। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। योगाभ्यास जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आती हैं जो हमारे इन अंगों को दबाने से काम करती हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी भाई और बहनें इसका लाभ लें और हेल्दी और स्वस्थ रहें। बच्चों में कान खींचना बुरी बात नहीं है। हाँ, कोई गलत नहीं। आज तो मैं देख रहा हूँ कि अगर अध्यापक कान पकड़ लेता है तो उसका शिकायत करते हैं, उसको अरेस्ट करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भाई। आप सब माता पिताओं को लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई कान अध्यापक पढ़ के भीजता है तो उसे अरेस्ट नहीं करवाना, बल्कि वो उसके हित में है, उसको लाभ होगा उससे। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ऋषियों ने जो हमको दी हैं, एक अपने आप में साइंस है, एक विज्ञान है। मेमोरी बढ़ती है।